चलिए दूसरी स्टोरी की बात करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापान अपने सुरक्षा ढांचे में ऐसा बदलाव करने जा रहा है जिससे उसके आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी खुफिया क्रांति इसे मानी जा रही है। करीब 80 साल तक जापान के पास अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की M16 या भारत की रॉ जैसी कोई केंद्रीकृत विदेश खुफिया एजेंसी थी ही नहीं। लेकिन अब प्रधानमंत्री तकाची की सरकार एक नए सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। और खास बात यहाँ ये है कि इस मिशन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे सहयोगी देश तकनीक हो, प्रशिक्षण हो या फिर रणनीतिक सलाह देकर के जापान की मदद पूरी तरीके से करने पर लगे हैं। अब सवाल यहाँ यही है कि आखिर ऐसा क्या बदल जाएगा कि जापान को 8 दशक बाद इस बड़े फैसले की जरूरत पड़ गई। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान की सैन्य और खुफिया क्षमताओं पर कई तरीके की संवैधानिक और राजनीतिक सीमाएं लगा दी गई थी और अमेरिका के नेतृत्व वाले कब्जे के दौरान जापान की पूरी सुरक्षा और जासूसी व्यवस्था को लगभग मानो खत्म कर दिया गया। इसके बाद देश में रक्षा मंत्रालय, पुलिस, विदेश मंत्रालय और अन्य सरकारी विभाग अलग अलग स्तर पर सूचनाएं जुटाते रहे। इस तरीके से इनका काम कर रहा था तंत्र। लेकिन कोई ऐसे एजेंसी, केंद्रीय संस्था नहीं बनी जो इन सभी जानकारियों को एक जगह लाकर उनका विश्लेषण करे और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रणनीति तैयार कर पाए। और इसका ये नतीजा हुआ कि जापान का पूरा इंटेलिजेंस सिस्टम बिखर सा गया। अलग अलग एजेंसियां अक्सर आपस में जानकारी साझा किए बिना काम करती रहीं। पूरा सिस्टम मानो एक तरीके से गड़बड़ा गया। अब बदलते वैश्विक माहौल ने जापान को अपनी सुरक्षा नीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया, खास करके इस वक्त की परिस्थितियों ने। देखिए, चीन की बढ़ती सैन्य ताकत, पूर्वी चीन सागर में बढ़ते तनाव, रूस की आक्रामक गतिविधियां, उत्तर कोरिया का लगातार मिसाइल परीक्षण और साइबर हमलों के बढ़ते खतरे ने जापान की चिंता और बढ़ा दी। इसके अलावा विदेशी दुष्प्रचार, यानी कि यहाँ आपने देखा होगा किस तरीके से औद्योगिक जासूसी भी जापान के लिए एक बड़ी चुनौती इस वक्त बनी हुई है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री जो जापान के हैं उनका ये मानना है कि अब केवल पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था से यहाँ काम नहीं चलने वाला, बल्कि एक ऐसी आधुनिक खुफिया एजेंसी की यहाँ अब जरूरत है जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हर जानकारी को इकट्ठा करे और एक तरीके से इसे संभाल सके, एक जगह से सारी चीजें संचालित हो। तकाईची सरकार पहले ही जापान की रक्षा नीति में कई बड़े बदलाव कर चुकी है। हथियारों के निर्यात पर लगी कई पाबंदियां हटाई जा चुकी हैं। रक्षा बजट पहले ही बढ़ा दिया गया और सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। अब नई खुफिया एजेंसी इसी व्यापक सुरक्षा सुधार का अलग चरण मानी जा रही है। सरकार ये चाहती है कि सरकारी गोपनीय दस्तावेज, संवेदनशील तकनीक और रणनीतिक जानकारियां विदेशी ताकतों के हाथ में न लगे। साथ ही चीन सहित अन्य देशों की ओर से चलाए जा रहे प्रभाव अभियानों और गलत सूचना फैसले वाले नेटवर्क पर भी प्रभावी निगरानी रखी जा सके। और इसके अलावा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का यहाँ ये कहना है कि हाल के वर्षों में जापानी भाषा में कई ऐसे फर्जी न्यूज पोर्टल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी सामने देखने को मिले हैं जो देखने में स्थानीय मीडिया जैसे लगते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य गलत जानकारी फैलाना और जनमत को प्रभावित करने जैसा होता है। तो ऐसे अभियानों से निपटने के लिए केवल पुलिस या फिर साइबर विभाग पर्याप्त ऐसे में नहीं होता है। इसीलिए नई एजेंसी साइबर इंटेलिजेंस, डिजिटल निगरानी और साथ में विदेशी प्रभाव अभियानों पर विशेष फोकस करेगी, जिससे इस पे इसका नियंत्रण बना रहे। इस पूरी योजना में अमेरिका की जो भूमिका है बेहद अहम मानी जा रही है। क्यों दिलचस्पी ले रहा है अमेरिका? देखिए, अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने जापान को साइबर डिफेंस सिस्टम मजबूत करने, इसके साथ ही औद्योगिक जासूसी रोकने और विदेशी एजेंटों की निगरानी से जुड़े कई सुझाव भी दिए। इसके अलावा जापान में काम करने वाले विदेशी निवेश और संदिग्ध नेटवर्क की जांच व्यवस्था को मजबूत करने पर भी अमेरिकी विशेषज्ञों ने सलाह दी है। जर्मनी की विदेश खुफिया सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी टोक्यो जाकर के अपनी अधिकारियों के साथ दरअसल इंटेलिजेंस शेयरिंग और संगठनात्मक ढांचे पर चर्चा भी की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच में तालमेल, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और साझा कमांड सिस्टम विकसित करने के अपने अनुभव इन लोगों ने भी साझा किए, क्योंकि देश एक पूरा नया सिस्टम सेट करने जा रहा है। अब वास्तविक एजेंसी लगभग $407 मिलियन यानी कि करीब 3,400 करोड़ रुपए से अधिक के शुरुआती बजट के साथ इस वक्त बनाई जा रही है और उम्मीद ये है कि ये एजेंसी दिसंबर तक अपना काम शुरू कर देगी। और शुरुआती चरण में इसमें सैकड़ों विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर साइबर सुरक्षा विश्लेषक हो गए, डेटा विशेषज्ञ, विदेशी मामलों के अधिकारी और इंटेलिजेंस विशेषज्ञ। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि भर्ती के लिए विशेष परीक्षाएं भी आयोजित यहाँ की जाएगी, जिसका आयोजन कैसे होगा, क्या होगा, रणनीति बनाई जा रही है। तो नई एजेंसी का सबसे महत्वपूर्ण काम जापान के पूरे खुफिया तंत्र को एक मंच पर लाना होगा। वर्तमान में पुलिस, सुरक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और बाकी अन्य सरकारी संस्थानों में लगभग 33,000 जो
लोग हैं वो अलग अलग स्तर पर खुफिया कार्यों से जुड़े हुए हैं। नई एजेंसी इन सभी के बीच में समन्वय स्थापित करेगी, एक प्लेटफॉर्म पर लाएगी, सूचनाओं का विश्लेषण करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार को समय पर चेतावनी और रणनीतिक सलाह उपलब्ध करा देगी। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यहाँ जापान में एक राष्ट्रीय इंटेलिजेंस काउंसिल भी बनाई जा रही है, जो पूरे सिस्टम का केंद्रीय कमांड सेंटर होगा। तो ये योजना है इनकी। सरकार का अब यहाँ जापान में ये कहना है कि इस एजेंसी का एक बड़ा उद्देश्य साइबर हमलों से देश की रक्षा करना भी है। हाल के वर्षों में देखा होगा, सरकारी नेटवर्क हो, निजी कंपनियां, महत्वपूर्ण जो बुनियादी ढांचे हैं उन पर साइबर हमलों का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। अब इसके अलावा गलत सूचना फैला करके इन नीतियों को प्रभावित करने की भी कोशिश हो रही है, इस पे भी लगाम लगेगी। इसीलिए नई एजेंसी न केवल विदेशी खतरों का आकलन जापान में करेगी, बल्कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम करेगी। तो अगर ये जो योजना है जापान में बनाई जा रही है, जो वो सफल होती है, तो फिर जापान की सुरक्षा व्यवस्था में ये पिछले 80 वर्षों का सबसे बड़ा बदलाव होगा, जो अब तक जापान में सोचा नहीं था। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जापान पहली बार अमेरिका पर अपनी खुफिया निर्भरता को कम कर सकेगा और खुद स्वतंत्र रूप से वैश्विक सुरक्षा जो चुनौतियां हैं उनका आकलन करने की क्षमता विकसित कर लेगा। हालांकि इससे एशिया प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक राजनीति पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि देखिए चीन है, रशिया है, उत्तर कोरिया है, निश्चित रूप से इस कदम को अपनी सुरक्षा चिंताओं के नजरिए से देखेंगे। जापान जैसे खुद को प्रोटेक्ट करने में लगा, यानी कि साफ है कि जापान की ये नई सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सिर्फ एक सरकारी विभाग भर नहीं है, बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति, साइबर युद्ध हो, जासूसी जो दुष्प्रचार होते हैं, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के दौर में जापान की नई सुरक्षा रणनीति की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। 80 साल बाद जापान अपने खुफिया तंत्र को एक नए सिरे से खड़ा इस वक्त कर रहा है और इस बार उसके साथ दुनिया की कई बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां भी खड़ी दिखाई दे रही हैं, जिनमें अमेरिका है। सबकी नजरें इसी पर। तो ओटीपी में आज इन 3 मुद्दों पे हमने आपसे बात की है। आप अपनी राय कमेंट करके हमें बताइए और किन मुद्दों पे आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, या हम उस टॉपिक को उठाएं जिसके सामने हम रिपोर्ट आपके सामने रखें। आज तो हमने बात कर ली थी E20 को लेकर, देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन IIT कानपुर की जो रिसर्च सामने आई है उस पर भी आप लोग ध्यान दें। मतलब सोशल मीडिया पे जितनी भी अफवाहें चल रही हैं उसके बजाय जो तथ्यात्मक रिपोर्ट सामने रखे जा रहे हैं, आ रहे हैं, उस पर भी जरा आप लोग ध्यान दें। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।